हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम संघ सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। संघ सरकार में हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अब प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री के बारे में कार्यपालिका में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री में वैसे तो हमने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ लिया था। प्रधानमंत्री किस प्रकार होता है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। यदि लोकसभा के सदस्यों से बनाया जाता है तो लोकसभा वाली योग्यताएं होती है, और राज्यसभा के सदस्यों में से प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो राज्यसभा सदस्यों वाली योग्यता होती है। अब यहाँ पढ़ेंगे कौन कौन से अनुच्छेद प्रधानमंत्री के तहत प्रधानमंत्री के लिए काम में लिए जाते हैं। पहला आता है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। देखो, मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान या मुख्य बोल सकते हो, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 76 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 76 और 75। अब देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वो दोनों सदनों के सदस्य हो या नहीं हो। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यदि नहीं भी है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेनी होती है। यानी 6 माह में दोनों सदनों में से एक सदन में वो सदस्यता ले सकता है तो प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट आगे भी लिखो, देखो आगे याद रखने है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद देखो,
और प्रधानमंत्री की कोई अलग से योग्यताएं नहीं होती है। प्रधानमंत्री की कोई अलग से योग्यताएं नहीं होती। योग्यता कौन सी होती है? लोकसभा सदस्यों वाली। प्रधानमंत्री की योग्यता, अलग से योग्यताएं नहीं होती। प्रधानमंत्री की अलग से योग्यता नहीं होती है, बल्कि लोकसभा सदस्यों वाली होती है। दो प्रश्न आ जाए, लोकसभा सदस्यों की योग्यता बताइए तो आप बता दोगे। फिर उसके बाद में प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री की योग्यता बताओ, तो आप सोचोगे प्रधानमंत्री की तो कोई योग्यता होती नहीं। तो प्रधानमंत्री की अलग से पद के लिए कोई योग्यता नहीं होती है, जबकि वो योग्यता होती है वो लोकसभा सदस्यों वाली होती है। अब अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यानी भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस पर कोई हक नहीं होता। यह अनुच्छेद 77 में कहा गया। प्रधानमंत्री को स्वयं को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर अनुच्छेद 78, इसमें देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 में कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। यह राष्ट्रपति का उसका कर्तव्य होता है और देना प्रधानमंत्री का क्या होता है? कर्तव्य होता है। अब पढ़ेंगे हम मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। दो नंबर होता है राज्य मंत्री। और 3 नंबर होता है उपमंत्री। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद। अब देखो ये तीनों मंत्री होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री होता है ना, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है। कैबिनेट मंत्री तो यानी पूरा मंत्रिमंडल किस में शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री में शामिल होता है। कैबिनेट मंत्री में सारा कैबिनेट मंत्रिमंडल शामिल होता है। सारा मंत्रिमंडल शामिल होता है। और राज्य मंत्री, जितने भी राज्य के मंत्री बनाए जाते हैं उनको भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। जैसे यहाँ चिकित्सा विभाग है तो चिकित्सा विभाग का एक मंत्री बना दिया गया, उसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया कि चिकित्सा विभाग को वो अकेला ही संभालेगा। कैबिनेट मंत्री में हालांकि यही होता है, लेकिन इसमें जो
उच्च कोटि के विभाग होते हैं वो दिए जाते हैं। फिर उपमंत्री होता है, उपमंत्रियों के लिए कोई विभाग की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि स्वतंत्र विभाग बचते नहीं, मंत्री होते ज़्यादा, इसके कारण उपमंत्रियों को इन मंत्रियों की सहायता के लिए रख लिया जाता है। दूसरे मंत्रियों की कौन कौन सी की कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता के लिए रखा जाता है, सहायता के लिए। ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। कौन सी श्रेणी के? ये प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री। कौन से मंत्री? राज्य मंत्री। द्वितीय श्रेणी के मंत्री। ये होते हैं तृतीय श्रेणी के मंत्री, तृतीय श्रेणी के मंत्री। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब देखो 91वां संविधान संशोधन आया था, एक 91वां संविधान संशोधन 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें यह रखा गया कि कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, अधिक मंत्री नहीं होंगे। राज्य की विधानसभाओं में तो राज्य की जो विधानसभा की सीटें होती है उसकी कुल सीटों के 15% से अधिक मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद नहीं होगी। और देश में भी लोकसभा की जितनी सीटें होती है, जैसे कुल सीटें 545 है तो 545 है, कुल सीटें तो 552 है सॉरी, लेकिन वर्तमान में कितनी 545, तो 545 सीटों के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बंदिस्त की गई। अब देखो एक याद रखने योग्य बात है, यहाँ नोट लगा के लिखो, मंत्रिपरिषद यानी पूरे मंत्रियों की बात करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो राष्ट्रपति के द्वारा कार्य करवाए जाते हैं वही किए जाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यह है मुख्य पॉइंट इसका। दूसरा ये दोनों पॉइंट मोस्ट है आपके लिए, भविष्य में हो सकता है प्रश्न आ भी सकता है। अब हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ लिया, यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों के बारे में पढ़ा। कार्यपालिका में हमने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया। आगे अब महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।